हेलो फ्रेंड्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्ट वर्क के विषय में इस सीरीज़ में हम लोग आज पार्ट 17, 18 और 19 की चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर आदर्श कुमार आज पार्ट 17, 18 और 19 की चर्चा करने जा रहा हूं आपसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। पार्ट 16 तक की चर्चा हम लोगों ने पिछले एपिसोड में की थी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स हैं, टोटल 22 भाग हैं। इनमें से आज हम लोग 17 से शुरुआत कर रहे हैं, 17, 18 और 19 की। पार्ट 17 ये ऑफिशियल लैंग्वेज का पार्ट है। आप देखें, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है पार्ट 17, और इस पर महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ है पार्ट 17 पर। इसको और जूम करके दिखाते हैं आपको। ये महात्मा गांधी का चित्र बना हुआ है पार्ट 17 पर। राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। राजभाषा का मतलब है, ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है सरकारी कामकाज की भाषा, और राष्ट्रभाषा का मतलब होता है देश की एक भाषा जो हमारे यहाँ नहीं है, लोगों ने बनने नहीं दी। तो जो प्रयत्न किए गए वो कंक्लूजन तक नहीं जा सके। शायद बहुत सारे उसमें इफ एंड बट्स हैं, उसकी चर्चा करना यहाँ ठीक नहीं है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा का प्रावधान किया गया है। हम लोग जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारी जो सरकारी कामकाज की भाषा है वो हिंदी है। हालांकि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 बना करके इसको इसी प्रावधान के अगेंस्ट प्रोविज़न कर दिया गया और कह दिया गया कि अंग्रेजी ही रहेगा, अभी फ़िलहाल हिंदी नहीं रहेगी। तो फिलहाल मोटे तौर पर इंग्लिश ही है सरकारी कामकाज की भाषा, और उसका हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाता है। तो कहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में है हिंदी हमारी राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ऐसा नहीं है। स्टेट्स को ये अधिकार दिया गया है कि वे अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज खुद बना सकते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, इन सब की कार्यवाही इंग्लिश में ही होगी। जो बिल्स वहाँ पेश किए जाएंगे पार्लियामेंट में, जो संसद में आदेश वगैरह दिए जाएंगे, इंग्लिश में ही होंगे। हाँ, हिंदी अनुवाद भी उनका प्रकाशित कराया जा सकता है। तो इस तरीके से ये प्रोविज़न किए गए हैं। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, ये प्राथमिक शिक्षा को लेकर है, प्राइमरी एजुकेशन को लेकर है, जो आज हमारी एजुकेशन पॉलिसी का भी हिस्सा है कि प्राइमरी एजुकेशन मातृभाषा में दी जानी चाहिए, मदर टंग में दी जानी चाहिए। तो गांधी जी का चित्र यहाँ पर इसीलिए बनाया गया क्योंकि गांधी जी ने मदर टंग में प्राइमरी एजुकेशन ली। इसके बाद फिर विदेश गए और कानूनी शिक्षा अंग्रेजी भाषा में ली, और भारत आकर के उन्होंने हिंदी की सेवा की हमेशा। इसलिए महात्मा गांधी का चित्रांकन यहाँ पर किया गया है। ये दांडी मार्च का चित्र है महात्मा गांधी जी का, जो नमक सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। नमक कानून को तोड़ने के लिए उन्होंने जो सत्याग्रह किया था, जो दांडी मार्च की थी, उसी का ये चित्र यहाँ पर अंकित किया गया है। फिलहाल गांधी जी को इस रूप में अंकित किया क्यों गया? इसलिए अंकित किया गया क्योंकि जब तक हमारी अपनी कोई एक भाषा नहीं होगी, क्योंकि भाषा संवाद का माध्यम है, संचार का माध्यम है। जितने बड़े देश हैं, जितने विकसित देश हैं, ज़्यादातर वो अपनी ओन लैंग्वेज में काम करते हैं। आप यूरोप के देशों को देख लीजिए, जापान को देख लीजिए, चीन को देख लीजिए, उन सब की अपनी एक भाषा है और वो अपनी लैंग्वेज में काम करते हैं। लेकिन हमारी अपनी कोई एक भाषा नहीं है और हम अपनी लैंग्वेज में काम नहीं करते, बल्कि हम अंग्रेजी में काम करना ज़्यादा अच्छा समझते हैं, बेटर समझते हैं। जबकि इंग्लिश हमारे लिए एक गुलामी की भाषा है। जाहिर सी बात है, इसका प्रतिकार होना चाहिए था। लेकिन अब ठीक है, अब उस इतिहास पर नहीं जा रहे हैं हम लोग। तो राजभाषा वाले भाग में गांधी जी का चित्र अंकित इसीलिए किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा हिंदी भाषा में दी जाए। गांधी जी ने जिस तरीके से प्राथमिक भाषा हिंदी शिक्षा में प्राप्त की, और जो अपनी भाषा है, यानी अगर हमारी अपनी कोई भाषा है तो वो भाषा यानी स्वभाषा, स्व संस्कृति, अपनी संस्कृति का परिचायक है, आत्म विकास का परिचायक है, आत्मनिर्भरता का परिचायक है, और आत्म उन्नति का परिचायक है, और पूरे देश के विकास का परिचायक है। तो एक तरीके से ये आत्मनिर्भरता और स्वविकास, आत्मोन्नति, जिसकी बात गांधी जी ने की थी, गांधी जी ने आत्मनिर्भरता की बात की थी, आत्मनिर्भर भारत की बात की थी, गांव को आत्मनिर्भर बनाने की बात की थी। हालांकि आज़ादी के बाद जो गांधीयन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी था वो हमने अप्लाई ही नहीं किया। हमारे यहाँ तो नेहरूवियन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स लागू हो गया, और जो गांधी जी के थॉट के बिल्कुल अगेंस्ट था। तो नतीजा ये हुआ कि गांधीयन व्यूज़, जो गांधी जी का दृष्टिकोण था, जो गांधी जी का अप्रोच था, वो अप्लाई नहीं हो पाया, वो हम लोग के यहाँ लागू नहीं हो पाया।
फिलहाल अब धीरे धीरे गांधी जी के प्रावधानों को जो उनके अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भर भारत की, जो भारत के गांव के विकास की जो उनकी परिकल्पना थी, एक राम राज्य की अवधारणा थी, उस दिशा में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर्पस से ये गांधी जी का चित्र यहाँ पर अंकित किया गया है। अब आप देखें पार्ट 18 है। पार्ट 18 ये इमरजेंसी प्रोविजंस हैं, आपातकालीन प्रावधान है। यहाँ फिर गांधी जी हैं, लेकिन यहाँ जो गांधी जी का परिप्रेक्ष्य है वो बिल्कुल दूसरा है। हम लोग जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपातकालीन प्रावधानों का वर्णन किया गया है। इमरजेंसी लगाई जा सकती है, नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है युद्ध या बाहरी हमले या हथियारबंद विद्रोह के दौरान, या फिर राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, या फाइनेंशियल इमरजेंसी अभी कभी आवश्यकता तो नहीं पड़ी है लेकिन प्रावधान है यहाँ पर। तो ये 3 तरीके के आपात की व्यवस्था यानी आपातकालीन स्थिति का प्रावधान किया गया है। पार्ट 18 है ये, और आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन से जुड़ा हुआ है। अब देखें आप यहाँ पर तो गांधी जी हैं, यहाँ भी गांधी जी का चित्रांकन किया गया है, लेकिन परिदृश्य बदल गया है बिल्कुल। ये परिदृश्य कौन सा है? ये बंगाल के नोआखाली का चित्र है। आप लोग जानते हैं नोआखाली के बारे में। बंगाल जो आज फिलहाल वो बांग्लादेश का हिस्सा है, पहले बंगाल में था तो भारत का हिस्सा था। नोआखाली में जब दंगों की शुरुआत हुई, सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हुई, तो गांधी जी नोआखाली गए जिससे कि वहाँ सांप्रदायिक दंगे रोके जा सकें। क्योंकि भारत विभाजन से पूर्व ही जब डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जिन्ना ने मनाना शुरू कर दिया, तो बड़े पैमाने पर मुस्लिमों ने अपने इलाके से हिंदुओं को खदेड़ना शुरू कर दिया, और उसका परिणाम ये हुआ कि बड़े पैमाने पर दंगों की शुरुआत हो गई, हिंसा की शुरुआत हो गई। देश के अलग अलग भागों में इस तरीके की हिंसा बंटवारे से पहले ही शुरू हो गई, और उसी एक हिंसा में जो नोआखाली का ये चित्र है उसे यहाँ पर दर्शाया गया है, क्योंकि ये आज़ादी से पहले भी ये आपातकालीन जैसी स्थिति थी। ये आपातकालीन जैसी स्थिति थी, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात थी कि गांधी जी जहाँ जाते थे, जहाँ जहाँ इस तरीके के दंगे हो रहे होते थे, जहाँ इस तरीके की हिंसा हो रही होती थी, वो अपने आमरण अनशन से या अन्य प्रयासों से वहाँ शांति की स्थापना का प्रयास करते थे, और काफ़ी हद तक उन्हें सफलता मिल भी जाती थी। तो उनके इसी सफल प्रयासों को यहाँ आपातकालीन प्रावधानों में जगह दी गई है नोआखाली के चित्र के माध्यम से। इसके बाद फिर पार्ट 19 आते हैं हम लोग। ये मिसलेनियस प्रकीर्ण के बारे में प्रावधान है। मिसलेनियस प्रकीर्ण, मिसलेनियस का मतलब ये है यहाँ पर कि इसमें कुछ तमाम छोटी छोटी बातें जो किसी भाग में लिखे जाने योग्य नहीं थीं, लेकिन कुछ बातें लागू करनी आवश्यक थीं, उनको यहाँ पर कलेक्ट किया गया है। जैसे राष्ट्रपति और राज्यपाल को कुछ विशेषाधिकार हमारे यहाँ दिए गए हैं, स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं। जैसे जब राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने पद पर होते हैं तो उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उनके ऊपर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं शुरू की जा सकती। तो इस तरीके के कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए हैं, वो इसी में दिए गए हैं। इसके अलावा जो तमाम देशी रियासतों ने मिलकर के एक अखंड भारत की रचना की थी, उन देशी रियासतों के राजाओं के लिए तमाम तरीके की विशेष सुविधाओं आदि का प्रावधान, प्रिवी पर्स, इन तमाम सुविधाओं का प्रावधान किया गया था। तो ये कुछ प्रावधान भी इसी भाग में वर्णित किए गए थे। इसी तरीके के कुछ अन्य प्रावधान यहाँ पर हैं। इसमें आप देखें सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र अंकित है। मैं इसको और जूम करके दिखाता हूँ। ये सुभाष चंद्र बोस का चित्र अंकित है। इस चित्र के पहले एक मैसेज लिखा हुआ है, ये आप देखें यहाँ पर, ये किनारे किनारे ये मैसेज लिखा हुआ है, महात्मा जी फादर ऑफ नेशन। फिर इधर लिखा हुआ है, इन दिस होली वार फॉर इंडियाज लिबरेशन वी आस्क फॉर योर ब्लेसिंग्स। हम लोग जानते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक ऐसे क्रांतिकारी योद्धा थे जिनके प्रयासों के कारण अंग्रेजी सेना में भय व्याप्त हो गया, और यही हमारी आज़ादी का मुख्य आधार बना। बाद में अंग्रेजों ने कहा, अंग्रेजी प्रधानमंत्रियों ने भी कहा, ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों ने भी कहा कि हमने सुभाष चंद्र बोस के कारण भारत छोड़ दिया, क्योंकि जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज में अपनी भूमिका निभाई,
जापान के साथ मिल करके उन्होंने सबसे पहले अंडमान निकोबार को आज़ाद कर लिया, आज़ाद घोषित कर दिया उन्होंने। ब्रिटिश शासन के दौरान ही आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से, और वहाँ पर तिरंगा फहरा दिया। तो सुभाष चंद्र बोस की इस भूमिका ने, सुभाष चंद्र बोस के इस कार्य ने अंग्रेजों की चूल्हे हिला दी। क्योंकि इससे पहले गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की थी। भारत छोड़ो आंदोलन फ्लॉप शो साबित हुआ, पूरी तरीके से असफल साबित हुआ, फ्लॉप शो साबित हुआ। इससे जो हमारे स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उनके मनोबल पर भी बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ा। लेकिन इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने इस तरीके की भूमिका का निर्वाह करके स्वतंत्रता आंदोलनकारियों के मन में और एक प्रेरणा, स्फूर्ति का संचार किया, और अंग्रेजों के मन में भय व्याप्त हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन का अंग्रेजों के मन में भय नहीं था। अंग्रेज ऑर्डिनेंस लेकर के आए और स्पेशल पावर एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस 1942 में, जैसे इधर भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, वैसे अंग्रेजों ने आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, और इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से सेना को अधिकार दे दिया, मारो काटो, किसी भी तरीके से इसको ख़त्म करो, और सेना ने ख़त्म कर दिया। भारत छोड़ो आंदोलन ख़त्म हो गया। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की जो रणनीति थी, इंटरनेशनल लेवल पर जाकर के अंग्रेजों को घेरने की, और इस तरीके से भारत में प्रवेश कर अलग अलग हिस्सों को भारत में अंग्रेजों से आज़ाद कराने की, अंग्रेजों ने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। सपने में भी नहीं सोचा था उन्होंने कि ऐसा भी हो सकता है। और इस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इसी अभियान के कारण, इसी योगदान के कारण सुभाष चंद्र बोस जी का चित्र यहाँ पर अंकित किया गया है। केवल 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का चित्र अंकित है। बाकी तो जो हमारे वीर थे, जैसे शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, कल हम लोगों ने इन लोगों के बारे में चर्चा की। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जिन लोगों ने भागीदारी निभाई, उस भागीदारी में केवल 2 ही लोगों का चित्र अंकित है। एक गांधी जी का चित्र अंकित है, वो इसलिए क्योंकि निसंदेह गांधी जी का जीवन त्याग की प्रतिमूर्ति था, अहिंसा की प्रतिमूर्ति था, इसमें कोई शक नहीं। स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में क्या रोल रहा और क्या योगदान रहा, स्वतंत्रता कैसे कब मिली, वो एक चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन दूसरा योगदान, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे संविधान निर्माताओं ने माना कि देश की आज़ादी में अगर दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, गांधी जी के अलावा अगर किसी का कंट्रीब्यूशन है, तो वो नेताजी का है, सुभाष चंद्र बोस का है। 2 सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन हैं देश की आज़ादी में, और इन 2 सबसे बड़े कंट्रीब्यूशन को संविधान में जगह दी गई है। और ये जो स्टेटमेंट है, ये तो रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को संबोधन किया था कि महात्मा जी, फादर ऑफ नेशन, राष्ट्रपिता कहकर उनको संबोधित किया, और उन्होंने कहा कि भारत की इस आज़ादी की लड़ाई के लिए हम आपसे आपका आशीर्वाद मांगते हैं। लेकिन गांधी जी अपोज कर गए। अब उसके पीछे की कहानी बहुत बुरी है, जाने दीजिए। लेकिन अगर गांधी जी ने समर्थन कर दिया होता सुभाष चंद्र बोस का, कहानी पलट गई होती, गेम ही पलट गया होता। ऐसे बहुत सारे मौके आए हमारे इस स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई के दौरान कि अगर हमारे राष्ट्रीय आंदोलनकारियों ने जो निर्णय लिया, उसके अलावा निर्णय लेते, जो दूसरा ऑप्शन था, अगर उसके अलावा निर्णय लेते, तो बाजियां कई बार अलग अलग रूपों में पलटी होती। लेकिन गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के इन प्रयत्नों का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, बल्कि खुला अपोज किया। लेकिन ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं थी, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं थी। देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस जी ने जो प्रयत्न किया था, वो प्रयत्न शानदार था, वो अविस्मरणीय है, उनका योगदान हमारे लिए अविस्मरणीय है। और आज की आज़ादी सही अर्थों में सुभाष चंद्र बोस की ही देन है। हाँ, ये बात अलग है कि गांधी जी का अपना एक कंट्रीब्यूशन है, उसको भुलाया नहीं जा सकता, तुलना नहीं की जा सकती एक दूसरे की। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का जो योगदान है वो अविस्मरणीय है। और अंग्रेजों में भय अगर किसी से पैदा हुआ, अगर अंग्रेजों में भय किसी भारतीय से पैदा हुआ, वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो इस वजह से सुभाष चंद्र बोस जी का जो चित्र है वो इस भाग 19 में, प्रकीर्ण में, जहाँ कोई काम नहीं आता,
वहाँ ये प्रावधान काम आएंगे, जहाँ जहाँ कोई काम नहीं आ सकता वहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी ही काम आएंगे, और उन्हीं के योगदान से ही फिर अंत में ताला खुलेगा, यानी उन्हीं के योगदान से ही अंत में रिजल्ट मिलेगा, और रिजल्ट वास्तव में उन्हीं के योगदान से हमें मिला। तो ये कंट्रीब्यूशन था सुभाष जी का और नेताजी का, और इसी योगदान के तहत उन्हें यहाँ पर जगह दी गई है। तो ये पार्ट 17, 18 और 19 की कहानी थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा कि ये चित्र क्यों शामिल किए गए हैं। फिर इसके बाद अगला 20, 21 और 22 3 पार्ट केवल बचे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। इन सारे पार्ट में कौन कौन से चित्र अंकित किए गए हैं और उनके पीछे की क्या कहानी है, इनके पीछे का क्या बैकग्राउंड है, ये हम लोग फिर कल के सीरीज़ में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।